बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूरोपियन नेशंस के दरमियान होने वाले एक बहुत ही अहम माहदे पे बात करेंगे, जिसे हम वेस्टफेलिया अकॉर्ड के नाम से जानते हैं। इस एग्रीमेंट ने ना सिर्फ यूरोपीय अक़वाम बल्कि पूरी दुनिया की सियासत पर बहुत ही गहरे और अहम देरपा असरात मुरतब किए। कदीम रोमन अम्पायर की जानशीन सल्तनत, जिसे हम होली रोमन अम्पायर कहते हैं, उसकी बुनियाद 960 ईस्वी में ऑटो फर्स्ट ने रखी और इस रियासत में जर्मनी, इटली, सार्डिना, सिसिली और हिस्पानिया के इलाके शामिल थे। यानी इन तमाम रियासतों ने मिलकर एक होली रोमन अम्पायर कायम कर ली थी। ये तमाम लोग, तमाम कंट्रीज़ कैथोलिक थे और कैथोलिक मज़हब को ही, जो ईसाइयों का एक फ़िरका है, उसको प्रमोट करते थे और ये तमाम कैथोलिक चर्च के अंडर आते थे। रोमन अम्पायर, होली रोमन अम्पायर का एक बादशाह चार्ली खामस एक मजहबी रुझान रखता था। उसके दौर में मार्टिन लूथर ने पोप के अख्तियारात को चैलेंज किया और कैथोलिक जो नज़रियात थे उनको चैलेंज किया। तो मार्टिन लूथर के मानने वाले प्रोटेस्टेंट कहलाने लगे। यानी उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो प्रोटेस्टेंट कहलाने लगे और मार्टिन लूथर के फॉलोअर्स की तादाद में इजाफ़ा होने लगा और इस इजाफ़े की वजह से बड़ी तादाद में लोग प्रोटेस्टेंट मज़हब उन्होंने अख्तियार कर लिया। इसका वाज़े तौर पे इसके असरात यूरोप के शुमाली इलाकों में नज़र आने लगे। तो इस तरह एक मजहबी हवाले से यूरोप में वाज़े तकसीम हो गई कि साउथ यूरोप जो था, जहाँ पे ये होली रोमन अम्पायर कायम थी, यहाँ पर कैथोलिक ज़्यादा तादाद में थे और जो नॉर्थ यूरोप था, स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे वगैरह, यहाँ पर बड़ी तादाद में प्रोटेस्टेंट थे। तो एक वाज़े तौर पे मजहबी तफरीक पैदा हो गई और इन रियासतों के हुक्मरान भी जो है आपस में बरसरे पैकार हो गए। जैसे स्वीडन जो है, स्वीडन की रियासत जो है, स्वीडन प्रोटेस्टेंट फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे। तो उस दौर में लोगों को मजहबी आज़ादी हासिल नहीं थी। जो भी हुक्मरान होता था, जिस भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता था, वही पूरी स्टेट का जो है वो माना जाता था कि पूरी स्टेट का भी फ़िरका वही है। यानी लोगों को आम तौर पे अपना फ़िरका रखने की इजाज़त नहीं थी। जो फ़िरका रियासत के हुक्मरान का, बादशाह का होगा, वही फ़िरका सबका था। तो इस तरह वाज़े तौर पे पूरी स्टेट या तो कैथोलिक होती थी या प्रोटेस्टेंट होती थी। और इसी तरह सियासी तौर पे भी वाज़े तौर पे यहाँ पे इख्तिलाफ़ात पैदा हो रहे थे, क्योंकि स्पेन ने जो है वो नीदरलैंड के बहुत सारे इलाके पर कब्ज़ा किया हुआ था और हॉलैंड वाले यानी नीदरलैंड वाले वो स्पेन के ख़िलाफ़ जो है वो उन्होंने अपनी आज़ादी की तहरीक शुरू की हुई थी। इसी तरह स्विट्ज़रलैंड के इलाके पर होली रोमन अम्पायर का कब्ज़ा था और वहाँ पे भी आज़ादी की ये तहरीक जारी थी। तो इस तरह ये इख्तिलाफ़ात मजहबी भी थे और सियासी भी थे और बिल आखिर जर्मनी के इलाके में, जहाँ पे मार्टिन लूथर ने ये तहरीक शुरू की थी, वहाँ पर प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के दरमियान मजहबी फसादात शुरू हो गए 1618 में। यानी 1618 में ये इख्तिलाफ़ात शुरू हुए और ये वहाँ पे जो सरदार थे वो आपस में लड़ पड़े और ये दायरा फैलता हुआ स्टेट्स तक पहुँच गया, मुल्कों तक पहुंच गया और इस तरह कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट फ़िरके के लोगों के दरमियान ये जो लड़ाई शुरू हुई, ये खूनी झड़पों में तब्दील हो गई और 30 साला इनको जंगें कहा जाता है, यानी 30 ईयर वार। तो इन जंगों के नतीजे में तकरीबन 80 लाख के करीब लोगों की जानें गईं और बहुत सारे ज़ख्मी हुए और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो यूरोप के जो अकाबरीन थे, दोनों तरफ के लोगों को एहसास हुआ कि भाई हमें जो है वो मिलकर बैठकर इस मसले का कोई हल निकालना चाहिए।
तो इसके लिए उन्होंने बैठकर जो है वो जर्मनी का जो डिस्ट्रिक्ट था वेस्टफेलिया, उसके दो इलाकों में म्यूस्टर और हॉस्टनबर्ग, म्यूस्टर और हॉस्टनबर्ग को दो शहरों को मुंतखब किया, क्योंकि म्यूस्टर के अंदर कैथोलिक्स की तादाद ज़्यादा थी और हॉस्टनबर्ग के अंदर जो है वो प्रोटेस्टेंट ज़्यादा थे। तो ये फैसला किया गया कि यहाँ पे एग्रीमेंट्स हों। तो इस तरह जंगों के दौरान ही, यानी अभी ये जंग जारी थी, ये 30 साल जंग, तो 1643 में मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ। यानी जंग भी और मुज़ाकरात भी साथ साथ चलते रहे और तकरीबन ये 5-6 साल तक ये मुज़ाकरात चलते रहे और बिल आखिर 1648 को एक बड़ा एग्रीमेंट साइन हो गया। यानी वेस्टफेलिया अकॉर्ड कोई एक ही एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि ये 3 एग्रीमेंट्स की एक सीरीज़ है, जिनमें से 2 एग्रीमेंट्स म्यूस्टर में हुए और एक हॉस्टनबर्ग के अंदर एग्रीमेंट हुआ। तो 1648 में वेस्टफेलिया अकॉर्ड इसलिए कहा जाता है कि ये जर्मनी का जो डिस्ट्रिक्ट था वेस्टफेलिया, वहाँ पे ये एग्रीमेंट्स साइन हुए और इन एग्रीमेंट्स का यूरोप की तारीख पर बहुत बड़ा असर हुआ, क्योंकि इसके नतीजे में तमाम यूरोप इकट्ठा हुआ, मुत्तहिद हुआ और तकरीबन हर मुल्क के नुमाइंदे इसके अंदर शामिल थे जिन्होंने इस पे साइन किए। इस एग्रीमेंट के नतीजे में बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का आगाज़ हुआ, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस का आगाज़ यहाँ से वेस्टफेलिया अकॉर्ड से हुआ और यहीं से कौमी हुकूमतों का तसव्वुर, यानी नेशन स्टेट्स, ये भी हम IR के अंदर पढ़ते हैं नेशन स्टेट्स। तो नेशन स्टेट्स का तस्वर भी वेस्टफेलिया अकॉर्ड के बाद हुआ, क्योंकि तमाम रियासतें जो हैं वो पोप के जो अंडर थीं, पोप की मर्जी के बगैर कोई मुल्क जो है वो अपने फॉरेन अफेयर्स को अख्तियार नहीं कर सकता था, अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ नहीं बना सकता था, अपनी आज़ादाना तजारत नहीं कर सकता था, मुल्कों की जो है वो हदूद मेंशन नहीं थी। तो वेस्टफेलिया अकॉर्ड के नतीजे में जो यूरोप के नक्शे तरतीब दिए गए, जो मुल्कों को यानी तय किया गया कि ये यहाँ तक इनकी हदूद हैं, वो तकरीबन आज वही हैं। और इसी वेस्टफेलिया अकॉर्ड के नतीजा में जो है वो स्विट्ज़रलैंड को भी आज़ादी मिली। यानी स्विट्ज़रलैंड को भी 1648 में ही आज़ादी मिली, जिस साल ये मतलब एग्रीमेंट साइन हुआ। तो स्विट्ज़रलैंड भी हॉली रोमन एम्पायर से अलग हो गया और पर्शिया के अंदर बाकायदा जो है वो एक बादशाहत कायम हो गई और हॉली रोमन एम्पायर तकरीबन बहुत ही कमज़ोर हो गई। वैसे इसका मुकम्मल ख़ात्मा तो 1806 में फ्रांसिस फर्स्ट के दौर में हुआ, लेकिन ये वेस्टफेलिया अकॉर्ड के बाद इतनी कमज़ोर हो गई कि तकरीबन ऑस्ट्रिया की बादशाहत के अंडर ही आ गई। ऑस्ट्रिया की बादशाहत के ही यानी हॉली रोमन एम्पायर रह गई। इस के बहुत ज़्यादा अहम जो असरात मुरतब हुए, उसमें हम देखते हैं कि ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से ये कंट्रीज़ तकरीबन मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गए और 30 साल जंग का जो सिलसिला था वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। यूरोपीय यूनियन जो आज हम कहते हैं, यूरोपीय यूनियन की इब्तदा यहीं से हुई। वेस्टफेलिया अकॉर्ड यानी यूरोपीय यूनियन ही की एक इब्तदाई शक्ल थी और इसके बाद से ये तय हो गया कि मुकम्मल मजहबी आज़ादी होगी। जो फिर शख्स चाहे मजहबी तौर पे चाहे प्रोटेस्टेंट फ़िरके को अख्तियार करे या कैथोलिक फ़िरके को अख्तियार करे, ज़बरदस्ती नहीं होगी। यानी ये नहीं होगा कि जो बादशाह का मज़हब है वही सबका मज़हब होगा, बल्कि हर इनफरादी तौर पे लोग प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक हो सकते हैं। इसी वेस्टफेलिया अकॉर्ड के नतीजे में ही नीदरलैंड को भी स्पेन से आज़ादी मिली और नीदरलैंड भी आज़ाद हुआ और स्विट्ज़रलैंड भी आज़ाद हुआ। लोगों को मजहबी आज़ादियाँ मिल गईं और उसके बाद ये तय कर दिया गया कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट एक दूसरे से मजहबी तौर पर जंगें नहीं करेंगे। स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे के इलाके में जो शुमाली यूरोप कहलाता है, यहाँ पे प्रोटेस्टेंट हुकूमतें कायम हो गई, नेशन स्टेट्स कायम हो गई और हॉली रोमन एम्पायर से आज़ाद होने वाली जो रियासतें थीं वहाँ पे कैथोलिक नेशन स्टेट्स कायम हो गई। तो 1648 का ये बहुत ही अहम एग्रीमेंट
जिसे हम वेस्टफेलिया अकॉर्ड कहते हैं, इसने इंटरनेशनल रिलेशंस पर बहुत असरात मुरतब किए और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का आगाज़ यहीं से हुआ और कौमी रियासतें जो नेशन स्टेट्स बनाने का तस्वुर भी यहीं से हुआ। उसके बाद जो है वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो है वो अमन और सलामती के साथ रहने लगे और इनके दरमियान उसके बाद कोई बड़ी जो है वो मजहबी जंगें नहीं हुई। तो आज की गुफ्तगू में हमने बहुत ही अहम वेस्टफेलिया अकॉर्ड पे बात की, जो कि 1618 से 1648 तक लड़ी जाने वाली 30 साला मजहबी जंगों के ख़ात्मे पर हुआ ये एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट ने यूरोप के प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स को आपस में बैठकर तस्फिया करना और दुनिया बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के आगाज़ पर मजबूर किया। तो इस वेस्टफेलिया अकॉर्ड ने तारीख़ पे, यूरोप की तारीख़ पे और पूरी दुनिया की तारीख़ पर बहुत ही अहम असरात मुरतब किए। तो उम्मीद है आपको आज की गुफ्तगू पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में। बहुत शुक्रिया।